हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम ए केमिस्ट्री ट्यूटर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है वो है प्रोटीन पर। तो प्रोटीन हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं ना, और किस तरीके से फॉर्म होते हैं ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आप लोगों को पता है बेटा, सभी बच्चों को ज्यादातर पता होता है कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है। मिल्क, चीज, पल्सेज, पीनट, fish, meat, etc. No? They occur in every body part and form fundamental basis of structure and functional of life. तो जो प्रोटीन का जो काम होता है वो क्या काम होता है? एक लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करना और फंक्शंस परफॉर्म करना। और क्या होता है? जो बॉडी ग्रोथ होती है ना, बॉडी की मेंटेनेंस होती है, वो भी फंक्शन कौन देखता है? वो देखता है प्रोटीन। तो बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी के मेंटेनेंस में, बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस है ना, या बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है ना, स्ट्रक्चर्स का जो बेसिस है, उनको कौन फंक्शनाइज करता है? वो करता है प्रोटीन। जो प्रोटीन वर्ड होता है वो कहाँ से डिराइव हुआ? प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्रोटियोस से, है ना। ग्रीक में प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइम इंपोर्टेंस। तो बॉडी में प्रोटीन का प्राइम इंपोर्टेंस होता है ना, प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितने भी प्रोटीन होते हैं आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। ये लाइन जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। इसका क्या मतलब, वो आगे हम लोग चलेंगे। जो प्रोटीन होते हैं वो किससे मिलकर बनाते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड। अब अल्फा अमाइनो एसिड क्या होते हैं सुनना था। सबसे पहले हम लोग अमाइनो एसिड देखते हैं। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अगर अल्काइल चैन पर, ये आपकी अल्काइल चैन है, इस पर अगर COOH ग्रुप अटैच है और NH2 ग्रुप अटैच है। अगर आपके अल्काइल ग्रुप पर, अल्काइल चैन पर कौन कौन सा ग्रुप अटैच है? एक तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, और एक आपका कौन सा ग्रुप अटैच है? अमाइनो ग्रुप अटैच है। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड। अल्काइल चैन पर COH और NH2 ग्रुप अटैच है ना। अब देखो यहाँ पर COH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके बगल वाला कार्बन होता है अल्फा, नेक्स्ट वाला क्या होता है? बीटा। अगर और भी कार्बन है तो गामा, डेल्टा, है ना। तो जो अमाइनो ग्रुप है वो किस कार्बन पर आ रहा है? अल्फा कार्बन। तो इसे हम लोग बोलेंगे अल्फा अमाइनो एसिड। अगर आपका जो एसिड होता है ना, ये एसिड हम लोगों ने मेन फंक्शन ग्रुप लिया, इसके बगल वाला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा। नेक्स्ट वाला कौन सा है? बीटा। तो अगर जस्ट बगल वाले पर आ रहा है अल्फा अमाइनो एसिड। इसी तरह देखो, ये कार्बन चेन, यहाँ पर COH है, मान लीजिए कार्बन चेन, NH2 यहाँ पर आ रहा है मान। तो COH के बगल वाला अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा। तो ये कौन सा अमाइनो एसिड हो जाएगा? बीटा अमाइनो एसिड। लेकिन अपने कोर्स में जो इंपॉर्टेंट है वो केवल और केवल अल्फा अमाइनो एसिड है, क्योंकि जो प्रोटीन बनते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड से। मतलब जो NH2 ग्रुप आ रहा होगा COH के जस्ट बगल वाले कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पर आ रहा होगा, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये पूरा जो आप लोगों का दिया हुआ है, ये यही पैराग्राफ दिया हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑल अल्फा अमाइनो एसिड हैव ट्राइबल नेम। ट्राइबल नेम का मतलब होता है जहां से वो निकले हैं ना। ट्राइबल नेम मतलब जहां से वो निकले हैं उसी के नाम पर देते हैं। जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़कर आए, CH4 होता है मीथेन। तो मीथेन को बोलते हैं मार्श गैस। क्यों? क्योंकि जो मीथेन होता है वो मार्शी एरिया से मिलता है, दलदल वाले इलाके से मिलता है ना। तो जहां से मिला, मार्शी एरिया से मिला, इसलिए CH4 को क्या बोलते हैं? मार्श गैस। यूरिया होता है, यूरिन। यूरिया कहाँ से मिलता है? फ्रॉम यूरिन। तो वहां से उसको क्या दे दिया? यूरिया नाम दे दिया। ग्लूकोज आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो ग्लूकोज भी स्वीट टेस्ट होता है, तो वहां से आता है, तो इसलिए ग्लाइकस स्वीट होता है ना, तो वहां से वो आता है, तो इसे ग्लूकोज हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, जो भी आप लोगों के अमाइनो एसिड के नेम है वो ट्राइबल नेम से दिए गए। ट्राइबल नेम मतलब जहां से वो आए हैं, सोर्स के बेसिस पर, है ना। जैसे आपको एक दिया हुआ है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज सो नेम्ड इट हैज स्वीट टेस्ट। और मैंने अभी बताया ग्रीक में ग्लाइकस मतलब क्या होता है? स्वीट। तो जो ग्लाइसिन नाम आया है वो ग्लाइकस से आया है। ग्लाइसिन होता है वो स्वीट होता है। तो ग्रीक में ग्लाइकस को बोलते हैं स्वीट, तो वहां से वो नाम आ गया ग्लाइसिन। इसी तरह ट्रायोसिन। ट्रायोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज। इन ग्रीक ट्रायोज मीन चीज। तो ग्रीक में जो ट्रायोज होता है उसका मतलब क्या होता है? चीज, है ना। तो चीज यहाँ पर आया ट्रायोसिन से, है ना, क्योंकि चीज का मतलब ट्रायो, और यहाँ पर इसका नाम क्या दिया? ट्रायो। ट्रायोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज, तो चीज से मिला था इसलिए ट्रायोसिन बोलते हैं, क्योंकि ट्रायो बोलते हैं ना उसको, ट्रायोस बोलते हैं। तो इस तरीके से अल्फा अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके नाम हम लोगों ने रखे गए ट्राइवियल नेम से, है ना। अब अल्फा अमाइनो एसिड के जो नाम होते हैं वो 3 लेटर वर्ड में भी होते हैं और 1 लेटर वर्ड में भी सिंबल होता है।
जैसे आपको पता लग गया कि जो अमाइनो एसिड होता है उनका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, क्या होता है ये यहाँ पर देखिए, आपको मैंने बताया अभी, जो कार्बन है ना, उससे एक तो क्या अटैच होता है, COOH, एक कौन सा ग्रुप अटैच होता है, NH2, एक होता है CH और एक होता है R। अब ये जो R ग्रुप है ना, ये जो R ग्रुप है, एक सिंपल अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड, ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन बनाओ, और फिशर में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जो फिशर प्रोजेक्शन होता है उसमें जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप होता है वो ऊपर रखा जाता है ना, COH, H, यहाँ पर NH2 रख दिया, और यहाँ पर क्या रख दिया, R। अभी R कुछ भी हो सकता है, R देखो, अगर ये H हुआ तो R, अगर ये H हुआ तो इसे बोलते थे ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या बन गया, देखो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, अगर ग्लाइसिन का फॉर्मूला बनाए तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर H रख दूँ, तो यहाँ पर H रख दूंगा तो ये कार्बन है ना, तो H और H क्या हो जाएगा, CH2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH2, COOH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH। इसी तरह यहाँ पर R की जगह अगर मैं CH3 रख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एलानिन। तो एलानिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 रख दूँ, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, COOH, H, NH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, इट इज कॉल्ड एलानिन। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप रख दूं तो क्या बन जाएगा, वैलिन। तो वैलिन क्या हो जाएगा, अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप रख दूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, COH, H, यहाँ पर NH2 तो है ही, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप रख दूं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, वैलिन। तो इस तरीके से अगर ये मैं R ग्रुप रखता जाऊं, यहाँ पर सभी का दिया हुआ है, देखो ल्यूसीन का, इसी तरह आइसोल्यूसीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पार्जिन, ये सब दिया हुआ है आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो कितने अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो, है ना। अब इन 20 अमाइनो एसिड में से अगर आप लोग देख रहे हैं, कुछ अमाइनो एसिड तो ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, जैसे आप लोग वैलिन देखें, ल्यूसीन देखें, तो वैलिन और ल्यूसीन अगर आप लोग देख रहे हैं इनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ है, जैसे ग्लाइसिन और एलानिन, है ना। तो टोटल यहाँ पर आपको बने हुए 20 अमाइनो एसिड, जिसमें से 10 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके स्टार है, और 10 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टार नहीं है। स्टार है और नहीं है, उनका क्या मतलब होता है, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो ग्लाइसिन में आपको पता लग गया, जो R ग्रुप होता है वो H होता है, क्लियर है। जो ग्लाइसिन होता है उसका 3 लेटर सिंबल क्या होता है, GLY, और सिंपल 1 लेटर कोड क्या होता है, G। एलानिन में R ग्रुप क्या होता है, CH3, जो 3 लेटर सिंबल होता है वो क्या होता है, ALA, एलानिन का, और सिंपल हो गया A। ऐसे वैलिन का आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, 3 लेटर सिंबल होता है क्या, VAN, और सिंपल होता है V। तो देखो अब सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है, सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज है जो आप लोगों को ये R ग्रुप याद करना है ना। यहाँ पर R ग्रुप, हर अमाइनो एसिड के R ग्रुप होंगे क्या। तो अगर आप लोगों को ये कैसे किस तरीके से याद किए जाते हैं, अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो मैं एक डिफरेंट वीडियो वहां पर बना दूंगा, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि ये 20 अमाइनो एसिड आप लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं, जो R ग्रुप है ना। तो उसका भी एक ट्रिक होता है। तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिखते हैं और लाइक करते हैं तो मैं वहां पर आप लोगों को एक डिफरेंट वीडियो मैं आप लोगों को बना दूंगा, प्रोटीन के ऊपर ही अमाइनो एसिड को किस तरीके से याद किया जाता है ना, ये सारे जितने भी ग्रुप है ना। अभी हम लोग बेसिक यहाँ पर देखते चलेंगे, तो आपको पता लग गया 20 अमाइनो एसिड है। अब इनमें से कुछ स्टार वाले हैं और कुछ विदाउट स्टार है। तो यहाँ पर अगर आप लोग सबसे नीचे देखें तो स्टार वाले कौन से असेंशियल अमीनो एसिड है, और जो विदाउट स्टार है वो होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में खुद जनरेट होते हैं, खुद बॉडी फॉर्म करती है, और वो अमाइनो एसिड जो खुद बॉडी जनरेट कर रही है, तो हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होगी ना, तो इसलिए बोलते थे नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। और जो स्टार वाले वो कौन से, असेंशियल अमीनो एसिड, मतलब वो जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहे, तो आपको उसको डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। तो असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो हमको डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं, तो उनको लेने की जरूरत आपको नहीं है ना। तो आप लोग किस तरीके से याद करोगे, तो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड याद करने का एक ट्रिक होता है। तो मैंने आपको बताया था 10 असेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल है। यहाँ पर सारे देख लेते हैं क्या क्या है, आप लोगों को मैंने बता भी दिया है, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनाइन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पार्जिन, थ्रियोनिन, सीरीन, सिस्टीन, मिथ्योनिन, और फिनाइल एलानिन, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टाडीन एंड प्रोलिन। ये टोटल 20 अमीनो एसिड हैं। इनमें से 20 ऐसे हैं जो 10 ऐसे हैं जो एसेंशियल है, और 10 ऐसे हैं जो नॉन एसेंशियल है। तो किस तरीके से आप याद करते हैं, तो मैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का लर्न करने का एक ट्रिक होता है। तो एक सिंपल ट्रिक जो हम लोग याद करवाते हैं, ऑल गर्ल्स गो क्रेजी
आफ्टर गेटिंग पिंक टी शर्ट, ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग पिंक टी शर्ट। तो जो लड़कियां होती है उनको पिंक टी शर्ट पसंद होती है, पिंक कलर, तो वो मिलकर वो खुश हो गए ना, क्रेजी हो गए। तो ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग पिंक टी शर्ट, ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग पिंक टी शर्ट। तो ऑल से यहां पर मैंने लिखा एलानाइन, गर्ल्स का जी आ रहा है तो ग्लूटामिक, ओ का ग्लूटामाइन, क्रेजी का सिस्टीन, आफ्टर में दो हैं यहाँ पर याद करेंगे, एस्पार्टिक और एस्पार्जिन, एस्पार्टिक और एस्पार्जिन, एस्पार्टिक और एस्पार्जिन, गेटिंग से ग्लाइसिन, पिंक से प्रोलीन, टी से ट्रायोसिन, और शर्ट में एस जो आ रहा है उससे आ रहा है सेरीन। तो ये 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर खुद फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। और भी देखो दूसरा ट्रिक जो थोड़ा सा फनी है और थोड़ा सा देसी भी है ना, ये थोड़ा सा हम लोगों को बच्चों के हिसाब से हो गया। किस तरीके से और याद कर सकते हैं आप लोग थोड़ा सा इससे, अब देखो आप लोग क्या करोगे, ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग पिंक टी शर्ट। अब इससे आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि ए वाला कौन सा था, एलेनिन वाला था, है ना, कि नहीं था, कौन सा वाला था या नहीं था, तो वहां पर दिक्कत होगी। तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, थोड़ा सा एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अले, है ना, अले, ग्लू ग्लू, अले, ग्लू ग्लू, सिप्रो, अले, ग्लू ग्लू, सिप्रो ट्रायोसिन, अले, ग्लू ग्लू, सिप्रो ट्रायोसिन। ये ट्रायोसिन नहीं, वैसे ये टायरोसिन है, पर ट्रायोसिन बोलना थोड़ा सा सही रहता है ना, तो टायरोसिन निकल रहे, अले ग्लू ग्लू सिप्रो टायरोसिन, टायरोसिन, अले ग्लू ग्लू सिप्रो टायरोसिन, एस्पायरेंट्स आर सीरियस। तो अले ग्लू ग्लू सिप्रो टायरोसिन, जो एस्पायरेंट्स है ना, एस्पायरेंट से एस्पार्टिक एसिड हो गया, तो एस्पायरेंट्स आर सीरियस, आर का कोई मतलब नहीं है, सीरियस से सीरियस हो जाएगा, एस्पायरेंट्स आर सीरियस। तो एक दो बार बोलेंगे इससे सारा याद हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, देखो, अले ग्लू ग्लू सिप्रो ट्रायोसिन, एस्पायरेंट्स आर सीरियस। अले, अब बच्चे होते हैं जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो सीरियस हो जाते हैं ना पढ़ाई करते करते, अले ग्लू ग्लू सिप्रो ट्रायोसिन, एस्पायरेंट्स आर सीरियस। तो अले मतलब हो गया एलानिन, ग्लू मतलब ग्लूटामिक, ग्लू मतलब ग्लूटामिन, है ना, तो अले मतलब एलानिन, ग्लूटामिक, ग्लूटामिन, सिप्रो, सिप्रो में देखो सिस्टीन आ गया और प्रोलीन आ गया, टायरोसिन हो ही गया। एस्पायरेंट्स में क्या हो जाएगा, एस्पार्टिक और एस्पार्जिन, एस्पार्टिक और एस्पार्जिन, एस्पार्टिक और एस्पार्जिन, एस्पार्टिक और एस्पार्जिन, और सीरियस मतलब सीरीन। तो इसमें ही नाम में याद हो गया, तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप लोग जो भी आप लोग ट्रिक याद करना चाहे, ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग पिंक टी शर्ट, या फिर अले ग्लू ग्लू, ये थोड़ा सा एक दो बार याद करोगे पर इससे पूरे नाम याद हो जाएंगे, अले ग्लू ग्लू सिप्रो टायरोसिन, अले ग्लू ग्लू सिप्रो टायरोसिन, एस्पायरेंट्स आर सीरियस, एस्पायरेंट्स आर सीरियस, तो इससे पूरा नाम ही याद हो जाएगा ना। और जो बाकी बचे हुए होंगे वो कैसे हो जाएंगे, एसेंशियल एमिनो एसिड ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं सिंथेसाइज इन बॉडी, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं, और एसेंशियल बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, तो आपको डाइट के थ्रू उनको क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है ना। अब क्या होता है देखो, अमाइनो एसिड में जरूरी नहीं कि एक ही NH2 और एक ही COH ग्रुप, ऐसा जरूरी नहीं है। अब सभी बच्चों को पता है जो NH2 ग्रुप होता है वो होता है बेसिक, जो NH2 ग्रुप होता है वो कैसा होता है, बेसिक, और जो COH ग्रुप होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। तो सोचो आपके पास कोई अमाइनो एसिड है, उसमें NH2 और COH ग्रुप दोनों इक्वल नंबर में, तो वो कैसा हो जाएगा, अमाइनो एसिड न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो अमाइनो एसिड आपका कैसा आएगा, न्यूट्रल, क्योंकि दोनों इक्वल नंबर में, एसिडिक और बेसिक ग्रुप। यहाँ पर देखो अगर NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाता है अमाइनो एसिड में, तो बेसिक ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे ना, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर का। और अगर अमाइनो एसिड जो होगा उसमें COH ग्रुप ज्यादा है, तो अमाइनो एसिड कैसा हो जाएगा, अमाइनो एसिड में COH ग्रुप ज्यादा है, तो अमाइनो एसिड कैसा हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर का। तो अगर किसी अमाइनो एसिड में एसिडिक और बेसिक NH2 और COH ग्रुप दोनों बराबर है तो अमाइनो एसिड न्यूट्रल होगा। अगर COOH ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक, और NH2 ग्रुप ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा, बेसिक। यही सब कुछ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं ना। नेक्स्ट क्या होता है, जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, तो जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमाइनो एसिड आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल आपको अलग से रखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये आपको पता ही है। ये वाटर में सोल्यूबल क्योंकि COH ग्रुप है कि नहीं, और आपको पता है COH ग्रुप कौन सी बॉन्डिंग कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
तो अलग से याद करने के इस तरीके से याद कर लो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वाटर के साथ, तो सोल्यूबल हो जाएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको पता ही है कि पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड के ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। एंड बिहेव लाइक सोल्ट रेदर देन सिंपल अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लाइन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आपके अमाइनो एसिड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, सोल्ट की तरह बिहेव करते हैं, जबकि उनमें अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सोल्ट की तरह कैसे बिहेव करते हैं आप लोग यहाँ पर देखें। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड में क्या होता है, आर, मैंने यहाँ पर लिखा CH NH2 और COH, ये सिंपल एक अमाइनो एसिड है, देखो अल्फा अमाइनो एसिड। यहाँ पर ये ग्रुप कैसा है, बेसिक। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ग्रुप आपको कैसा दिख रहा है, बेसिक। और ये ग्रुप कैसा दिख रहा है, एसिड। अब एसिड का नेचर क्या होता है आपको पता है, एसिड का नेचर होता है H+ डोनेट करना। तो ये H+ डोनेट करेगा, और बेस का नेचर क्या होता है, H+ लेना। तो ये H+ डोनेट करेगा और ये लेगा। तो इसने H+ क्या किया, निकाला, और इसने H+ लिया, क्या बनेगा बताओ यहाँ पर, RCH। इसने निकाला तो ये बना CO-, और इसने लिया तो क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव। बताओ कैटायन एनायन सोल्टाइल स्ट्रक्चर होगी कि नहीं होगी। तो इस आयन को हम लोग बोलते हैं, आप लोग पढ़कर भी आएंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वीटर आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोग अच्छे से आप लोग इसको याद करेंगे, ज्वीटर आयन क्या होता है ना। तो अमाइनो एसिड में अमाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो COH वाला ग्रुप होता है वो H+ देता है, अमाइन वाला H+ देता है। तो ये जो बनेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वीटर आयन। ये डाइपोलर है ना, पोलरिटी आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोलर। तो गिविंग राइज टू ए डाइपोलर आयन नोन एज ज्वीटर आयन। तो ये ज्वीटर आयन बनाते हैं, और इसी की वजह से वाटर में भी क्या होता है, सोल्यूबल होता है, क्योंकि पानी पोलर होता है ना। और लाइक दे जो लाइक, तो इनमें भी पोलरिटी आ गई कि नहीं आ गई। अमाइनो एसिड से उन्होंने ज्यूटर आयन बनाया, पोलरिटी आ गई, पोलरिटी की वजह से क्या हो गया ये, पानी में सोल्यूबल हो गया। तो पानी में सोल्यूबल होने के दो रीजन है, एक तो इनके डाइपोलर नेचर की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया तो पानी भी पोलर होता है, ये भी पोलर हो गए, लाइक टू लाइक। और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, NH2 ग्रुप होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोल्यूबल होता है। In Jupiter ion, amino acids show amphoteric behavior as they react both with acid and base। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन होगी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ज्यूटर आयनिक फॉर्म में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कौन सा बिहेव शो करते हैं, एम्फोटेरिक, मतलब जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और जो बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड से भी और बेस से भी। तो इन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं ना ज्यूटर आयन के। अब आप लोगों को मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कैपिटल डी और कैपिटल एल। गिलिसराइड आयन में मैंने बताया था कि अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल डी, और OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट में है तो कैपिटल एल। इसी तरीके से अमाइनो एसिड में भी आते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इस पैराग्राफ का सारा जो भी आएगा वो यहाँ पर लिख दिया। नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड, जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं, जनरली अल्फा अमीनो एसिड। और वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और मोस्टली कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका, एल। जो अमाइनो एसिड होते हैं नेचुरली वो जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एल। इसमें भी एल कॉन्फ़िगरेशन आएगा NH2 के बेसिस पर। तो वहां पर गिल्स लेयर में हम लोगों ने पढ़ा था OH के रेस्पेक्ट में, OH राइट में तो कैपिटल डी, OH लेफ्ट में तो कैपिटल एल। यहाँ पर NH2 राइट में तो कैपिटल डी, ओ NH2 लेफ्ट में कैपिटल एल, है ना। तो जनरली जो नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड है उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, कैपिटल एल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम लोग अमाइनो एसिड से क्या बनाने जा रहे हैं, प्रोटीन। तो एक्चुअली में प्रोटीन क्या होता है, इन अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है पर्टिकुलर। इन अमाइनो एसिड को एक सीक्वेंस में रख दे तो वो मिलकर फिर क्या बनाएंगे, प्रोटीन। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मैंने दो अमाइनो एसिड लिए हैं। एक तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, ये जो फर्स्ट वाला है CH2 NH2 COH, इट इज कॉल्ड ग्लाइसिन। एंड सेकंड वाले में देखो H की जगह CH3 आ गया, इट इज कॉल्ड एलानिन। तो ये आपके पास क्या है, ग्लाइसिन। और दूसरा वाला आपके पास क्या है, एलानिन, है ना। ग्लाइसिन और एलानिन। अब क्या होता है, इन अमाइनो एसिड को अगर मैं जोड़ूंगा तो अमाइनो एसिड किस तरीके से जोड़ते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि एक अमाइनो एसिड का तो कौन सा ग्रुप निकलेगा, OH, और दूसरे का क्या निकलेगा, H। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो OH निकल गया और NH2 का क्या निकल गया, H। जब दो अमाइनो एसिड आपस में क्या होंगे बच्चों, जुड़ेंगे, तो एक अमाइनो एसिड का कौन सा ग्रुप निकलेगा, OH ग्रुप। और एक का क्या निकलेगा, NH2 वाले से हाइड्रोजन ना। तो पानी यहाँ पर निकल जाएगा, और जैसे ही पानी निकला, देखो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ NH2
CH2, ये पानी निकला तो यहाँ पर क्या बचा CO, NH2 का H निकला तो क्या बचा NH, और यहाँ पर क्या हो गया CH, CH3 और COH यहाँ पर बन गया कि देखो आप नीचे वाला देखो आपको बना सकते हैं, नीचे यहाँ पर बताओ सेम जैसे ही पानी निकला, है ना। अब जैसे ही पानी निकला बताओ यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आया, CONH बॉन्ड आया। CONH बॉन्ड होता है अमाइड बॉन्ड। CONH कौन सा ग्रुप होता है आपको पता है, अमाइड। कौन सा ग्रुप होता है, अमाइड। लेकिन यहाँ पर इस लिंक को बोलते हैं पेप्टाइड लिंक। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इस लिंक को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। तो दो अमाइनो एसिड किस लिंक से जुड़ते हैं, पेप्टाइड लिंक पे। एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप, तो उससे पानी निकल जाता है, और जो लिंक बनता है उसे बोलते हैं पेप्टाइड लिंक। तो इसे लिखेंगे कैसे, देखो ग्लाइसिन और एलानिन से बना, तो इसको लिखा GLYALA, ग्लाइसिन एलानिन, है ना। और इस पेप्टाइड लिंक को बोलते हैं डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड क्यों बोला, क्योंकि दो अमाइनो एसिड से मिलकर बने। तो दो अमाइनो एसिड से एक पेप्टाइड लिंक आएगा और उसे क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड का मतलब कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, दो अमाइनो एसिड से। ट्राइपेप्टाइड का मतलब तीन अमाइनो एसिड से। टेट्रापेप्टाइड का मतलब चार अमाइनो एसिड। कर लो या नहीं कर लोगे, जैसे मैंने कोई भी अमाइनो एसिड लिया है। यहाँ पर देखो अमाइनो एसिड आप लोगों को पता ही लग गया क्या है। तो मैं यहाँ पर अमाइनो एसिड बनाता हूँ, यहाँ पर क्या है देखो, मैंने लिया COH ग्रुप और NH2 ग्रुप, है ना। मैं यहाँ साइड में बनाता हूँ थोड़ा। मैंने यहाँ पर कोई भी अमाइनो एसिड लिया, एक कौन सा ग्रुप है COOH और एक कौन सा ग्रुप है NH2, H, और यहाँ पर लगा दिया R1। कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, CH3, कोई सा भी अमाइनो। फिर एक और ले लिया मैंने, NH2, COH, H, और ये कोई दूसरा अमाइनो एसिड, R ग्रुप चेंज करता जा रहा हूँ। फिर NH2, H, COOH और R2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो ये कौन सा लिंक आ जाएगा, CONH ग्रुप बनेगा, पेप्टाइड लिंक। ये कौन सा लिंक आ जाएगा, पेप्टाइड लिंक। पर इसे बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड को बोलूंगा क्योंकि कितने अमीनो एसिड से बना है ये, तीन अमीनो एसिड से बना है। अब ये हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। आप देखो सही बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। देखो अगर मैं ये पहले वाला अमीनो एसिड है, तो ये तो आपको पता लग गया तीन अमीनो एसिड से बना है, तो ट्राइपेप्टाइड होगा। अब यहाँ पर देखो एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है, और एक अमीनो एसिड है, ये मान लो ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो देखो मैंने ए का क्या किया, ए वाले का तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लिया, और बी वाले का क्या लिया, ऐसे ही। यहाँ पर COH और क्या लिया, तो एक सीक्वेंस तो ये बन गया ना ABC के सीक्वेंस। पर जरूरी है ऐसे ही हो। अगर मैं C को पहले लिख दूं, B को बाद में लिख दूं, तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अगर मैं B को पहले लिख दूं, A को बाद में लिख दूं, तो भी सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो अगर तीन ही अमाइनो एसिड है, लेकिन अगर मैं इनको आगे पीछे करूं तो ये सीक्वेंस क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और सॉल्व नहीं होता है तो फिर मैं वहां पर आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग बताएंगे कितने आप लोगों के आंसर आएंगे। तो आप लोग देखो इस तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस बना सकता हूँ। जो पेप्टाइड यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर जो पेप्टाइड लिंक बनेंगे उनके डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस बना सकता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। ABC इस तरीके से रखा, फिर मैंने क्या रख दिया, पहले B को रख दिया, फिर A को रख दिया, फिर C को रख दिया। फिर मैंने हो सकता है पहले C को रख दिया, फिर A को रख दिया, फिर किसको रख दिया, B को। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों के जो लिंक बनेंगे, पेप्टाइड लिंक। तो आपको सोचना है कि अगर मैं तीन अमाइनो एसिड लेता हूँ, तो ऐसे कितने डिफरेंट तरह के लिंक बन सकते हैं, पेप्टाइड लिंक बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टार्टिंग विद, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो starting with three amino acid molecule, how many different tripeptide molecule can be formed। तो ये आप लोगों को बताना है कि कितने ट्राइपेप्टाइड मॉलिक्यूल आप लोग इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, लिंक को चेंज कर कर, ABC, BCA, CAB, इस तरीके से चेंज कर कर आप लोग कितना कर सकते हैं। और जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे ना, चेंज कर कर। तो अभी तक आप लोगों को क्या पता लग गया, देखो प्रोटीन प्रोटीओस से आया था, जिसका मतलब होता है टाइम इंपॉर्टेंस, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन, है ना। उसके बाद प्रोटीन में हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन सा ग्रुप होता है, एक अल्काइल चेन होती है, उस पर COH और NH2 ग्रुप लगा होता है। अगर COH के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अगर वहां पर NH2 लगा है तो उसे क्या बोलते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड, है ना। जो अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं नेचुरल, अपनी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, अल्फा कॉन्फिगरेशन होता है। और एक्चुअली में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ड्यूटर आयन के फॉर्म में, डाइपोलर, है ना। और इनका जो बिहेवियर होता है वो किस नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के। और किस तरीके से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं वो आपको पता लग गया। दो अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो कौन सा लिंक बोलेंगे हम लोग उसे, पेप्टाइड लिंक। कौन सा लिंक बोलेंगे, पेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड का मतलब होता है दो अमाइनो एसिड, ट्राइपेप्टाइड का मतलब होता है थ्री अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ, टेट्रापेप्टाइड का मतलब चार अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। और पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है मोर देन 10 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है।
मोर देन 10 अमाइनो एसिड। देखो यहाँ पर मैंने पूरा एकदम जो भी आप लोगों का समराइज है वो सब कुछ लिखा हुआ है, साइड वाला पढ़ेंगे आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। अब बात करते हैं प्रोटीन। मैंने कहा था कि अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, मोर देन 100 अमाइनो एसिड। तो 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। जिनका मास कितना हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, 10,000 यू। यू एक आर्बिट्री यूनिट होती है, उसे कोई भी यूनिट हो सकती है यहाँ पर, है ना। तो प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, जो 100 अमाइनो, जनरली जो प्रोटीन होते हैं वो 100 अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं जिनका मास 10,000 यू से ज्यादा होता है ना। एक इंसुलिन होता है, इंसुलिन कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनाता है, 51 अमाइनो एसिड से। आपको याद रखना है इंसुलिन जो होता है वो 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। देखो एक मजे की बात क्या है, अब प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमाइनो एसिड। अभी देखो सोचो आप लोग, थोड़ा सा सोचो, मैंने यहाँ पर 3 अमाइनो एसिड लिए थे। इन 3 अमाइनो एसिड में ही कितने सीक्वेंस बन सकते हैं, मैंने पूछा, आपको बना के बता दिया, ए बी सी, फिर ए सी बी, ऐसे बी ए सी, ऐसे अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं कि नहीं होता है सीक्वेंस। तो सोचो अगर मैं 100 अमाइनो एसिड लेकर कुछ लेता हूँ तो उसके कितने सीक्वेंस पॉसिबल, और हर सीक्वेंस से अलग अलग तरह का प्रोटीन बनने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो भगवान है उन्होंने कितना कुछ सोच के रखा है, कितना किस तरीके से बनाया है, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को भी तो उन्होंने आसानी से बना दिया। 3 अमाइनो एसिड में ही इतने सीक्वेंस पॉसिबल है। आप लोग बताएंगे आंसर। सोचो अगर 100 अमाइनो एसिड लेते तो उसमें कितने सीक्वेंस होते, और हर सीक्वेंस से अलग अलग प्रोटीन बने। अगर सीक्वेंस थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ये बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग बोर्ड दे रहे हैं तो जो प्रोटीन होता है वो 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चल रहा है और उनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। याद कर लो अच्छे से, जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड होता है, आपको डिफरेंस पूछेगा फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में। आपको एक कॉम्पिटिशन भी पूछ सकता है। तो फाइब्रस में क्या होगा, कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो पैरेलली रन करती है, और उसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इसकी वजह से वो कौन सी स्ट्रक्चर बनाती है, फाइबर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। सच प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो हमको ऐसा लगता है पानी में सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो फाइब्रस वाला होता है वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है इसके अंदर, है ना। पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है वो है इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल याद कर लें, इसके एग्जाम्पल क्या है, एक तो है क्रिएटिन जो हेयर में होता है, और एक होता है मायोसिन। मायोसिन जो किसमें होता है, मसल्स में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो कहाँ मिलता है, एक तो क्रिएटिन, एग्जाम्पल है क्रिएटिन। क्रिएटिन क्रिएटिन जो हेयर्स में होता है, क्रिएटिन और एक मायोसिन, क्रिएटिन और 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 मायोसिन, है ना। तो एक ऐसे याद कर लो कि एक बाइक आती है ना, जो बॉयज हो गए उनको पता होगा, एक बाइक आती है केटीएम, है ना। तो केटीएम बाइक का फाइबर बहुत अच्छा है, आप लोग इस तरीके से याद कर लो। तो केटीएम बाइक है, उसका फाइबर बहुत अच्छा है। तो केटीएम बाइक का फाइबर बहुत अच्छा है, तो के से क्या हो जाएगा, क्रेटिन, और एम से हो जाएगा मायोसिन। और फाइबर बहुत अच्छा है मतलब फाइब्रस प्रोटीन में आ जाए। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी, आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है उस तरीके से आप लोग ट्रिक बना सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है, द स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप। तो स्फेरिकल शेप में होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन नाम से पता लग रहा है ग्लोबुल, तो ऐसे आप कर लो स्फेरिकल शेप में होते हैं ना, कॉइल शेप में होती है। दूसरा ये पानी में क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, क्योंकि वो पानी में सोल्यूबल नहीं था। ऐसे आप करो, फाइबर जो होता है पानी में कहाँ सोल्यूबल होगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सोल्यूबल हो जाएगा वाटर में। और उसके एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। अच्छे से याद कर ले। तो जो आपका फाइब्रस होता है, मैंने आपको बता दिया केटीएम का फाइबर अच्छा है, तो क्रिएटिन और मायोसिन याद हो गए। तो दूसरा वाला जो इंसुलिन और एल्ब्यूमिन बचा वो किसमें आ जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन में ना। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये बायो वाले बच्चों को काफी अच्छे से पता होगा कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की जो शेप होती है उसको 4 तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, एक टर्शरी स्ट्रक्चर होती है और एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होती है।
तो प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, है ना। और ईच लेवल बिगिन मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियस। तो प्राइमरी थोड़ा सिंप्लीफाई होती है, सेकेंडरी उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स। ऐसे याद कर लो कि प्राइमरी का कॉम्प्लेक्स वर्जन सेकेंडरी है, सेकेंडरी का कॉम्प्लेक्स वर्जन टर्शियरी, टर्शियरी का कॉम्प्लेक्स वर्जन क्वाटरनरी, है ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन may have one or more polypeptide chain, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन है जो अमीनो एसिड, आपको बताया था ना, जैसे मैंने कहा था ए बी सी, और इनके बीच में मैंने आपको कहा था कि जैसे आपका ए क्या है, NH2 है, COH है, H अभी ऊपर बता के आया हूं मैं आप लोगों को, और यहाँ पर R1 है। ऐसे क्या हो जाएगा, NH2 COOH, एक बी वाला हो गया H, और यहाँ क्या हो गया R2, से पानी निकल जाएगा, इसका OH और इसका है। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर पेप्टाइड लिंक आ जाएगा, पेप्टाइड लिंक, यस और नो। तो ये पेप्टाइड लिंक यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो प्रोटीन कब बनेगा, मैंने कहा था 100 से ज्यादा अमीनो एसिड ऐसे लग जाएंगे। अगर सोचो ए के बाद पहले सी आ गया, तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा ना, तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन या तो एक होती है, एक से ज्यादा होती है ना, तो यही बोला है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड लिंक भी दी जाता है, तो एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड तीसरा amino- आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं, और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं। अगर सीक्वेंस चेंज होगा तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यही यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है कि जैसे सीक्वेंस चेंज होगा प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट ए डिफरेंट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। तो यहाँ पर एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन चेन होती है, एग्जिस्ट करती है। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट शेप, इसकी दो शेप होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। याद करो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसकी एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसकी दो तरह की स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड। सेकेंडरी में क्या होता है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड। अब इन दोनों का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो आप लोग, अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द कॉमन वे इन विच ए पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग ए राइट हैंडेड स्क्रू। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक, आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड एक तरह से राइट हैंडेड स्क्रू में कसे होते हैं, इसमें कसे होते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू में कसे होते हैं। तो इस तरीके से वो, मान लो एक चैन है वो पूरी चल रही है, इस तरीके से चल रही है ऊपर, तो यहाँ पर देख लो ये पूरी चैन चलती हुई जा रही है इस तरीके से, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से पूरी चैन चली आ रही है। और इस चैन में क्या हो रहा है, इसका जो सीओ ग्रुप है पहली वाली का, और दूसरी वाली का जो एनएच ग्रुप है, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सीओ एनएच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सीओ एनएच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक इसकी शीट का और दूसरी वाले के, एक का सीओ ग्रुप और दूसरी का एनएच ग्रुप, इनमें कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, आप पढ़ें, काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन, सारे जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बाय ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड स्क्रू with NH group of each amino acid residue hydrogen bond to the CO group of the adjacent turn of the helix। तो हेलिक्स का जो एडजेसेंट टर्न होगा उसके सीओ ग्रुप से और वो जो एनएच ग्रुप है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा ना। और जो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है, इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाय साइड which are held together by intermolecular hydrogen bond। These structure resemble the plated follow drapery and therefore is known as beta plated sheet। देखो इसका क्या मतलब होता है, जैसे घरों में आप लोगों ने पर्दे सभी ने देखे हो, तो घरों में पर्दे इस तरीके से तो होते हैं, शीट की फॉर्म में। तो ये एक शीट में पूरा अच्छे से खींचा होता है ना, फिर क्या है दूसरी शीट, फिर तीसरी, पर्दे इसी तरीके से ना, देखो ये शीट बनी हुई है, एक दो तीन चार, है ना। तो आप लोगों ने इसको मैक्सिमम एक्सटेंशन में शीट को खींचा है यहाँ तक, देखो इसका ये विड्थ होगा कोई, है ना। और फिर क्या होगा, देखो इनको हम लोगों ने शीट के फॉर्म में बना दिया, और फिर इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इन शीट के बीच में। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर आ जाएगी, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, है ना। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक प्लेट ये रही पर्दे की, पर्दे की दूसरी प्लेट ये रही, पर्दे की तीसरी प्लेट ये रही, और यहाँ पर इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो गई, देखो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई यहाँ पर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एक शीट से दूसरे शीट के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। तो यहाँ पर दोबारा पढ़ो, अब आपको समझ में आ जाएगा। In beta-plated sheet structure, all polypeptide chain are stretched out nearly to maximum extension. खींच दिया है maximum extension तक, and they laid side by side. देखो side by side रख दिया, एक ऐसा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, side by side रख दिया, और उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो हम लोग एक और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन थी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें दो तरह की स्ट्रक्चर बनती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स में क्या करते हैं, एक स्क्रू में हेलिक्स टाइप में आप लोग घुमाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बीटा प्लेटेड शीट में आप लोगों ने देखा पर्दे की तरह इस तरीके से स्ट्रेच आउट कर देते हैं और उनको साइड बाय साइड रखते हैं, उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इतना सा याद करो, टर्सरी कैसे बनेगी? जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, उनका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन कौन सा है? टर्सरी। उनको मिला दिया तो टर्सरी बन गए ना। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी जो पॉलीपेप्टाइड चेन आ रही है उसकी और ज्यादा फोल्डिंग कर दो तो कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी? टर्सरी स्ट्रक्चर। फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आप फर्दर फोल्ड कर दोगे तो भैया टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इट गिव्स राइज टू टू मेजर मोलिकुलर शेप, फाइब्रस एंड ग्लोब। तो यहाँ पर जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसमें दो तरह की शेप आती है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। मैंने फाइब्रस में बताया था आपको, याद करो, केटीएम, केरेटिन और मायोसिन, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, और इंसुलिन और एल्बुमिन आपको पता लग गया तो ग्लोबुलर होगा ना। अब यहाँ पर द मेन फोर्स व्हिच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंक, वैन डेर वाल्स फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर को जो प्रोटीन का, वो कौन कौन से बॉन्ड स्टेबल करते हैं? तो कौन कौन से अट्रैक्शन स्टेबल करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंक, वैन डेर वाल्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंक, वैन डेर वाल्स फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छे से याद कर लिया ना। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू सबयूनिट। Some of the protein are composed of two or more polypeptide chain refers to as a subunit. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. तो मैंने यहाँ बहुत सारी फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन उसको एक सबयूनिट मान लिया, ऐसे दूसरी सबयूनिट, ऐसे तीसरी सबयूनिट। तो इन सबयूनिट का जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो अरेंजमेंट होगा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे अमाइनो एसिड लिंक होते हैं। ये सारे अमाइनो एसिड है। अगर किसी भी अमाइनो एसिड का लिंक अलग हुआ, जैसे यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब मान लो 5 वाला कहाँ आ गया? पहले आ गया 2 पर। 5 वाला कहाँ पर आ गया? 2 पर। तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाएगा, तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर कैसी थी? प्राइमरी। रेगुलर फोल्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर कर दूं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई थी। ओवरऑल फोल्डिंग कर दूं पॉलीपेप्टाइड चेन की तो कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी? ये जो थर्ड वाली है, ये कौन सी हो जाएगी? 3 डिग्री हो जाएगी। और सब यूनिट, 2 और मोर सब यूनिट को स्पेशल अरेंजमेंट कर दूं तो ये कौन सी हो जाएगी? क्वाटरनरी। तो आप लोग देख रहे हो कॉम्प्लिकेटेड वर्जन होता है। प्राइमरी का कॉम्प्लिकेटेड वर्जन सेकेंडरी, सेकेंडरी का टर्शियरी, टर्शियरी का क्वाटरनरी। तो इस तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड वर्जन दिया हुआ है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का और क्वाटरनरी का। देखो ये सब यूनिट मान लिया ना मैंने, तो ऐसे सब यूनिट का स्पेशल जो अरेंजमेंट होगा वो सब लोग क्या बोल देंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं ना। नेक्स्ट आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन का मतलब, जैसे आप लोगों ने एग को देखा होगा, है ना। तो एग को जब हम लोग क्या करते हैं? बॉइल करते हैं। एग में क्या होता है? येल्लो होता है कि नहीं होता? येलो कलर का। जब हम लोग बॉइल करते हैं तो वो टाइट हो जाता है। एक्चुअली में क्या करते हैं, जब एग को हम लोग बॉइल करते हैं तो उस योग में एक प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, लेकिन जब उसको बॉइल करते हैं तो वो प्रोटीन का सीक्वेंस जो होता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और अगर सीक्वेंस ब्रेक हुआ तो भैया फिर वो प्रोटीन प्रोटीन रहा। तो वो जो डीनेचुरेशन हो गया कि नहीं हो गया, तो इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। एक यूनिक स्ट्रक्चर होती है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में प्रोटीन की। व्हेन ए प्रोटीन इज नेटिव फॉर्म is subjected to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH. The hydrogen bond are disturbed due to this. Globules unfold and helix get uncoiled and protein lose its biological activity.
तो जो प्रोटीन होता है उसका एक रेगुलर शेप होता है ना, और जब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कोई फिजिकल चेंज आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लोबुल्स होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, जो एलिक्स हो जाती है, वो हेलिक्स थी ना, वो अनफोल्ड हो जाती है। तो प्रोटीन क्या करता है, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है। अगर उसने अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर दिया, सीक्वेंस को तोड़ दिया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ protein. During denaturation, secondary and tertiary structure are destroyed, but primary structure remain intact. Very, very, very important. आपको एक important question अभी प्रोटीन में मिला था कि 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, आपने पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वॉन्डरवॉल बॉन्ड होता है, ये सब पढ़े थे। और एक और चीज, जब हम लोग डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन का, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं मिलता, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है ना, तो याद रखिए। द कोएगुलेशन ऑफ एग, the coagulation of egg while on boiling is a common example of denaturation. तो वही मैंने आपको कहा कि जब आप लोग एग को गर्म करते हैं, बॉइल करते हैं, तो कोएगुलेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है ना, तो ये डीनेचुरेशन का ही एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल ऑफ कर्लिंग ऑफ मिल्क विच इज कॉज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। तो जो मिल्क होता है, आप लोगों ने देखा होगा, दही जमाते हैं घर पर हम लोग, है ना, तो जो मिल्क होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। तो वो कर्ड वहां पर फॉर्म कर देता है, वहां पर भी क्या हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है, मिल्क का, कह सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक दो चीज मैं वापस से दिखा दूं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा था, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंक, वॉन डेर वाल्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जब डीनेचुरेशन होता है, जब सीक्वेंस टूटता है, तो कौन सा सीक्वेंस टूटेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, देखो यहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट एंड सोलिबिलिटी इन वाटर ऑफ अमाइनो एसिड आर जनरली हाई है। मैंने बताया ना, अमाइनो एसिड जो होते हैं उनकी सोलिबिलिटी ज्यादा होती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अमाइनो एसिड मैंने बताया डाइपोलर नेचर का होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसकी वजह से पानी में क्या होता है, सोल्यूबल, ये मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को पहले। जबकि ये क्या कह रहा है, जो हेलो एसिड होते हैं, जो हेलो एसिड होते हैं, उनकी सोलिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। हेलो एसिड क्या होता है, देखो यहाँ पर आर, हेलोजन के अल्फा कार्बन पर क्या लगा हुआ है, हेलोजन के अल्फा कार्बन पर क्या लगा है, हेलोजन, तो हेलो एसिड हो गए। तो डाइपोलर होंगे कि नहीं, अगर ये H प्लस देगा तो H प्लस लेगा क्या, नहीं, तो ये डाइपोलर नहीं होगा। और यहाँ पर इतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी जितनी वहां पर हो गई थी, क्योंकि वहां पर COOH और NH2 दोनों करेंगे वहां पर, है ना। यहाँ पर केवल COH कर रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए अमाइनो एसिड ज्यादा सोल्यूबल है इन कंपेरिजन टू अल्फा हेलो एसिड से, तो आप बोल सकते हो कि अमाइनो एसिड डाइपोलर नेचर का होता है, और वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेंट काफी ज्यादा होता है ना। नेक्स्ट एक है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग को आफ्टर बॉइलिंग द एग। तो जब एग को, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग को आफ्टर बॉइलिंग द, जब एग को हम लोग बॉइल करते हैं, तो एग के अंदर जो वाटर होगा वो कहाँ चला जाएगा। जब एग को हम लोग बॉइल करेंगे, तो जो एग के अंदर वाटर होगा वो कहाँ चला जाएगा। आपको ये तो पता लग गया कि जब एग को बॉइल करूंगा, तो प्रोटीन होगा वो डीनेचुरेशन हो जाएगा, प्रोटीन का सीक्वेंस टूट जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, एग को जब हीट करेंगे तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो H2O एब्जॉर्ब इन कोएगुलेटेड प्रोटीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एग का जो पानी है ना, वो कहाँ चला जाएगा, जो प्रोटीन कोएगुलेट हुआ है ना, उसी में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एग को हीट करने पर या बॉइल करने पर, है ना, जो उसका पानी है वो कहाँ चला जाएगा, तो आप कहेंगे कि एग को जब मैं हीट करूंगा, तो जो प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाएगा, प्रोटीन का कोएगुलेशन होने की वजह से जो पानी होगा वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाएगा उसके, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा वहां पर। तो ये आप लोगों का प्रोटीन क्या होता है कंप्लीट। इसमें कुछ छोटी छोटी कॉमन चीजें हो रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। एक होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लें। यहाँ पर जो कंपटीशन के लिए होगा वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है अमाइनो एसिड का, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और अमाइनो एसिड, तो देखो अमाइनो एसिड क्या होता है, ये आप लोगों को बना हुआ है बीच में, अगर आप लोग देख रहे हैं RCH NH2COH, ये कौन सा एसिड है, अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड से ज्विटर आयन मैंने आपको बनाना बता दिया है, कैसे बनाएंगे ज्विटर आयन। ये जो H है वो कहाँ चला जाएगा, मैं दूसरे बनाता हूं, ये जो H है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर CO माइनस और यहाँ पर NH3 पॉजिटिव, तो कौन सा आयन बन जाएगा, ज्विटर आयन। लेकिन अमाइनो एसिड अगर बेसिक मीडियम में, तो किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। अब अमाइनो एसिड के पास दोनों ग्रुप आप लोग देखना, दोनों ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप भी और बेसिक ग्रुप भी। एसिडिक ग्रुप कौन सा है, COH, और बेसिक ग्रुप कौन सा है, NH2, है ना। अगर इसको मैं बेसिक मीडियम में डालता हूँ, बेसिक मीडियम में क्या होगा, पीएच 7 से ज्यादा होगी, बेसिक मीडियम में डालना।
अब बेसिक मीडियम में अगर मैंने इसको डाला तो आप बताओ बेसिक मीडियम में OH माइनस होंगे ना, तो OH माइनस को क्या पता है H+। तो जब अमाइनो एसिड को मैं बेसिक मीडियम में डालूंगा तो बेसिक मीडियम क्या करेंगे, उसके H+ ले लेगा ना, तो ये H+ निकाल देंगे क्योंकि बेसिक में OH माइनस पड़े हुए हैं। तो अमाइनो एसिड का जो COH है वो अपना H+ निकाल देगा, जैसे H+ निकाला क्या बना, CO माइनस। तो अगर आपसे पूछे कि अमाइनो एसिड अगर बेसिक मीडियम में पड़ा हुआ है तो किस में पड़ा होगा, तो यहाँ क्या होगा, RCHNH2CO माइनस, रखने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर अगर अमाइनो एसिड किस में डाल दिया मैंने, एसिडिक मीडियम में, मतलब पीएच 7 से क्या है कम। तो पीएच अगर 7 से कम है तो एसिडिक मीडियम में हम लोग डाल दिया। जब एसिडिक मीडियम में डालूंगा तो एसिडिक मीडियम में H+ पड़े होंगे। अब सोचो एसिडिक मीडियम में पड़े हुए H+, अमाइनो एसिड में बेस होता है कि नहीं होता है, और इसको पसंद है H+, तो वो क्या करेगा, जो भी एसिडिक मीडियम होगा उससे H+ ले लेगा कि नहीं लेगा। तो H+ ले लेगा तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव। तो क्या हुआ, अमाइनो एसिड जब आप लोगों ने किस में डाला हुआ है, बेसिक मीडियम में, तो बेस में OH माइनस पड़ा हुआ है, तो COH अपना H+ निकाल देंगे। जबकि एसिडिक मीडियम में डाला तो एसिडिक मीडियम में H+ पड़ा हुआ है, तो NH2 क्या करेगा, H+ ले लेगा। तो देखो जब मैंने बेसिक मीडियम में डाला तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, एसिडिक मीडियम में डाला तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो एक पीएच का ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अमाइनो एसिड नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, और एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें अमाइनो एसिड का डालने पर कौन सा चार्ज आना है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो एक सॉल्यूशन का पीएच ऐसा होगा ना जिसमें अमाइनो एसिड को डालने पर कोई चार्ज नहीं आए, वो न्यूट्रल आयन की तरह बिहेव करेगा। तो वो जो पीएच होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच ऑफ सॉल्यूशन होता है जिस पर अमाइनो एसिड पर कोई चार्ज नहीं आता, वो न्यूट्रल बिहेव करता है। सर्टेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन द डाइपोलर आयन ऑफ अमाइनो एसिड एडजेंट न्यूट्रल आयन एंड नो नेट माइग्रेशन टुवर्ड्स आइदर इलेक्ट्रॉन। अब बताओ उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो किसी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट थोड़ी करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ ना। दिस पीएच इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड। तो इस पीएच को क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो एक पीएच के सॉल्यूशन पर अमाइनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज आता है और एक पर आता है पॉजिटिव। एक पर्टिकुलर पीएच का सॉल्यूशन ऐसा होगा जिस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा होगा, कोई माइग्रेशन नहीं करेगा इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड या एनोड की तरफ। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो टेस्ट ऑफ प्रोटीन जो होते हैं बेटा वो केवल और केवल कंपटीशन के लिए, तो जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं केवल वही पढ़े, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रोटीन का एक टेस्ट होता है निन हाइड्रिन टेस्ट। तो अगर आपको पता करना है कि पर्टिकुलर यहाँ पर प्रोटीन है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या डालते हैं, पायरिडीन सॉल्यूशन ऑफ निनाइट्रिन, पायरिडीन सॉल्यूशन ऑफ निनाइट्रिन। तो अगर डीप ब्लू से पिंक कलर आता है, डीप ब्लू से कहां तक का कलर आता है, पिंक कलर तक आ जाता है, तो मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसे बोलते हैं निन हाइड्रीन टेस्ट। प्रोटीन का टेस्ट करना है कि प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसमें पायरिडीन सॉल्यूशन ऑफ निनाइट्रिन डाल दो, तो डीप ब्लू से पिंक कलर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सर इतने सारे टेस्ट लिखवाए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों को करना है, केवल एक टेस्ट याद करना है, कॉम्पिटिशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यूरेट टेस्ट, याद होना ही चाहिए। प्रोटीन में हम लोग क्या डालेंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन में एक्वस कॉपर सल्फेट। तो प्रोटीन लिया उसमें एक्वस कॉपर सल्फेट लिया, अल्कलाइन सॉल्यूशन में कैसा कलर आएगा, ब्लू कलर। इसे बोलते हैं प्यूरेट टेस्ट, प्यूरेट टेस्ट ब्लू कलर, प्यूरेट टेस्ट ब्लू कलर। तो प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या डाला, एक्वस कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है मिलन रिएजेंट। तो मिलन रिएजेंट पहले आपको पता होना चाहिए, मिलन रिएजेंट क्या होता है। तो मिलियन रिएजेंट क्या होता है, HgNO3 HNO3 प्लस लेस अमाउंट ऑफ HNO। ये बहुत कम अमाउंट है, लेस अमाउंट, लिख देता हूं मैं, लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट है। तो मेनली तो क्या होता है, HgNO3 और HNO3। तो HgNO3 HNO3 और थोड़ा बहुत HNO3, इसे बोलते हैं मिलियन रिएजेंट, है ना। तो अगर प्रोटीन को डिटेक्ट करना है तो प्रोटीन में क्या डालें, मिलियन रिएजेंट, आपका कैसा कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। पर कौन से प्रोटीन को डिटेक्ट करेगा, जिसमें कौन सी यूनिट होगी, ट्रायोसिन यूनिट। अब ट्रायोसिन यूनिट क्या था, मैंने कहा था उसके लिए एक अलग मैं आपको बता दूंगा अगर जरूरत होगी तो, है ना। और एक होता है जेंथो प्रोटीन टेस्ट, ये आप लोगों को इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। आपको पता है कि जब हमारे हाथ के ऊपर, मान लीजिए कभी लेबोरेटरी में देखा हो, अगर हमारे हाथ के ऊपर गलती से अगर HNO3 गिर गया हो, तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन है ना, तो जब HNO3 गिरेगा ना, तो हमारी जो स्किन का कलर होगा वो येलो हो जाएगा। हमारी स्किन का जो कलर होगा वो येलो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो HNO3 कॉन्टेक्ट में आते हैं तो कैसा कलर हो जाता है, येलो कलर, इन्हें बोलते हैं जेंथो प्रोटीन टेस्ट, है ना। तो आपने 4 प्रोटीन के टेस्ट पढ़े, पहले निन हाइड्रीन डालूंगा तो डीप ब्लू से पिंक कलर आएगा। ब्यूरेट डालूंगा तो ब्यूरेट टेस्ट में क्या होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट डाला, ब्लू कलर आया। मिलियन रीजेंट में क्या होगा, मिलियन रीजेंट आप लोग डालेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
जेंटो प्रोटीन टाइप मैंने आपको पहले ही बताया। अभी क्या बताया मैंने कि एचएनओ3 आपके अगर मान लो हाथ के ऊपर गिर गया तो वो येलो येलो हो जाता है ड्यू टू जेंटो प्रोटीन टेस्ट से हम लोग बोलते हैं ना, प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एचएनओ3 के साथ कौन सा कलर दे देते हैं, येलो कलर दे देते हैं। तो यहाँ पर अपना जो प्रोटीन वाला टॉपिक है वो पूरा क्या हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। तो आप लोग पूरा एक बार अच्छे से क्या कर सकते हैं, वापस से रिवाइज कर सकते हैं ना। चले, तो ये अच्छे से आप लोग पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर दें, आप लोग बता दें। और वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी नीडी स्टूडेंट है ना उन तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि वो भी पढ़ पाए ना। चलिए बेटा, थैंक यू।